अभी पहले तो बैंक का जनरल वर्किंग के बारे में वो लोग बता रहे कि आरबीआई वो लीडर है बैंकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है। बाकी कंट्रीज में जैसे अपने इंडिया में अपन आरबीआई नाम दिया है, बाकी कंट्रीज में लोग सेंट्रल बैंक करके नाम देते हैं, लेकिन इंडिया में ऑलरेडी एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करके एक पब्लिक सेक्टर बैंक ऑलरेडी था। तो इसके लिए उन्होंने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करके नाम दिया। तो आरबीआई वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, सेंट्रल बैंक अलग है। ठीक है। सेंट्रल बैंक कॉमन वर्ड है। जो एपेक्स बैंक रहेगा उसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो उसको इंडिया में नाम दिया आरबीआई। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, तो उस पर आएगा कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक का पर्पस ये है प्रॉफिट कमाओ। तो लोग सर्विसेज वगैरह देते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आता है रीजनल रूरल बैंक। तो ये स्पेशली फार्मर्स के लिए रहता है। तो फार्मर्स को जो क्रेडिट वगैरह देना है वो लोग प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, नाम ही कोऑपरेटिव है, तो यहाँ पे लोग मेंबर्स बनाते हैं और मेंबर के लिए बैंकिंग फैसिलिटी देते हैं। लेकिन मेंबर अकेले के लिए बैंकिंग फैसिलिटी दिया तो इतना इनकम अर्न नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए वो लोग नॉन मेंबर्स को भी लोन वगैरह दे के वहां से पैसा कमाते हैं और उसका फैसिलिटी अपने मेंबर्स को देते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स, ये सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स रहते हैं। तो जैसे आईसीआईसीआई है, आईडीएफसी है, ठीक है, आईडीबीआई है, ये सब इंडस्ट्रियल फाइनेंस देने के लिए वो लोग बनाए गए। तो वो लोग ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक बैंक्स है। पेमेंट बैंक्स, इस पे अपना पेटीएम, जीपे, ये सब आएगा। ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये छोटे छोटे क्रेडिट देने के लिए, कि जैसे छोटे फार्मर्स है, हाउस होल्ड है, पर्सनल लोन, होम लोन वगैरह, छोटे अमाउंट का, कुछ लैक्स या कुछ करोड़ तक जाएगा, लेकिन मल्टीपल करोड़ में नहीं जाएगा। जैसे 50 करोड़ का लोन दिया, 100 करोड़ का लोन दिया, वैसे बड़े बड़े अमाउंट के लोन नहीं जाएगा। फ्रेमवर्क क्या है बैंकिंग का? तो पहला तो आरबीआई वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, और बैंकिंग रेगुलेशन है 1949, ये पेरेंट एक्ट है। ठीक है। उसके अलावा कंपनीज एक्ट ये आता है। अब जैसे आईसीआईसीआई बैंक वगैरह को जॉइंट स्टॉक कंपनी के हिसाब से फॉर्म हुआ है। ठीक है। तो वो लोग को कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल है। बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सेपरेट एक्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडियरी बैंक है। ठीक है। अब सब्सिडियरी बैंक्स को तो लोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया। तो पहले से था कि स्टेट बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, ऐसे अलग अलग स्टेट बैंक्स थे। बाद में उन्होंने एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए और सभी सब्सिडियरीज को एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया। तो अभी एक ही बैंक है, एसबीआई। ठीक है। अभी अलग अलग उसके सब्सिडियरीज नहीं। रीजनल रूरल बैंक एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटीआई ये लोग का एप्लीकेबल है। तो जब भी तुम लोग नेट बैंकिंग वगैरह एक्टिवेट करने को जाते हो ना, तो तुम लोग को पहले वो मोबाइल नंबर पूछता है। ठीक है। तो लोग मोबाइल नंबर डालोगे तो ओटीपी आएगा। तो लोग ओटीपी डालोगे तो नीचे एक रहता है, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उस पर क्लिक करने का और बाद में सबमिट करने का, तो तुम लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन जो तुम लोग साइन करे हो ना, वो एक एग्रीमेंट है बिटवीन बैंक एंड द कस्टमर, और वो आईटी के थ्रू उन्होंने वो एग्रीमेंट को साइन किया। तो जो चेक बॉक्स में टिक मार्क किया ना, वो तो उनका साइन है। ठीक है। तो हर जगह पे जहाँ पे भी तुम लोग चेक बॉक्स को टिक मार्क कर रहे हो, ठीक है, ऑप्शंस रहेगा, उस पर क्लिक कर रहे हो, वो तुम लोग का आईटी एक्ट के हिसाब से एग्रीमेंट साइन कर रहे हो। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए फिजिकल साइन लगता है। तो आईटी एनेबल्ड जो साइन रहता है उसके लिए आईटी एक्ट एप्लीकेबल है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये यहाँ का पैसा फॉरेन भेजो, किसी और का पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करो वगैरह, मनी लॉन्ड्रिंग उसको बोलते हैं। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980, ये बैंक्स के मर्जर वगैरह के लिए। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, ये जो सीबिल आता है ना, ठीक है, सीबिल। सीबिल क्या है? तो जब तुम लोग बैंक से लोन लेने को जाते हो ना, तो तुम लोग का इंडिया में ये एक्ट के अंदर सीबिल फॉर्म हुआ है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, सीबिल। तो वो सीबिल के पास अपना पूरा डिटेल रहता है। ठीक है। अगर अभी मैं अपना सीबिल ओपन करूंगा ना, तो उसे मैंने 2001 में सपोज कोई चेक बाउंस किया था, वो भी दिखाई देगा, 20 साल पुराना।
तो मेरा पूरा हिस्ट्री रहता है उसमें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक किया और उसे बैंक लिंक हो गए, बैंक है, इंश्योरेंस है, ये सब लिंक हो गए। तो मैं कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करूंगा ना, वो सब कुछ मेरे आधार कार्ड के साथ लिंक सिंपल को जाता है। तो मैंने असेट खरीदा, उसका ईएमआई पे नहीं किया, ईएमआई बाउंस हुआ, ठीक है, कुछ भी हुआ, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे नहीं किया, नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, नया असेट खरीदा, ठीक है, लोन के लिए अप्लाई किया, लोन रिजेक्ट हुआ, लोन क्लोज हुआ, ठीक है, हर चीज का इंफॉर्मेशन सिविल में दिखता है। और वो तुम लोग ऑन टाइम कितना पेमेंट वगैरह कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा सिविल का स्कोर रहता है। मैक्सिमम स्कोर 900 रहता है, ठीक है। तो दोनों का मिनिमम 750 का स्कोर चाहिए। 750 के ऊपर अगर स्कोर रहेगा ना, तो दोनों को बैंक लोन देगी, वरना दोनों का लोन रिजेक्ट करेगी। तो वो केस में दोनों को प्राइवेट कंपनीज के पास जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए। और वो लोगों को पता है कि हमारे पास आया यानी कि इसका सिविल स्कोर कम है, उसको काटो, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, प्रोसेसिंग फीस ज्यादा चार्ज करेंगे, वो लोग रिस्क लेंगे कि दोनों पहले डिफॉल्टर हो, तो लोग रिस्क लेंगे, तो रिस्क के लिए ज्यादा रिवॉर्ड भी मांगेंगे। तो तुम लोग को ज्यादा प्रोसेसिंग फीस, ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करके तुम लोग को लोन वगैरह देंगे, लेकिन वो लोग अच्छा खासा चेयर देंगे तुम्हें। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ये सब एक्ट एप्लीकेबल होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर तुम लोग का फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है, जो ऑलरेडी ने सीखा हुआ है, फॉर्म ए, ठीक है, और फॉर्म बी। फॉर्म बी पीएनएल के लिए है और फॉर्म ए वो बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। तो वो फॉर्मेट में तुम लोग को अकाउंट्स करना है। स्टैट्यूटरी ऑडिट बैंक पे कंपलसरी है। जो ऑडिटर रहेगा बैंकिंग रेगुलेशन है 1949 के हिसाब से, जो बैलेंस शीट और पीएनएल बना उसका ऑडिट करेगा, ठीक है। एजीएम में अपॉइंट होगा ऑडिटर, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर नेशनलाइज बैंक रहेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैग के थ्रू अपॉइंट कराएंगे, ठीक है। रेम्यूनरेशन कितना रहेगा, तो या तो कैग डिसाइड करेगा या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन वो लोग डिसाइड करेंगे। और नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे इसका फीस वगैरह डिसाइड करता है। बैंक ऑडिट में बहुत पैसा है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, एक एक ऑडिट का 5-5 10 लाख रुपए भी मिलता है, अच्छा खासा इनकम। इसके लिए सीए लोग मारते हैं कि उनको बैंक ऑडिट मिले, उस पर अगर ब्रांच ऑडिट भी मिल गया ना तो भी बहुत है। ये साल का अच्छा खासा इनकम अकेले एक ऑडिट ब्रांच ऑडिट से निकल जाए, बाकी का इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह चिल्लर पॉकेट मनी, मेन इनकम बैंक ऑडिट से है। लेकिन इसके लिए तुमको कंपलसरी पार्टनरशिप फर्म वगैरह रहना चाहिए, तो इंडिविजुअल सीए को नॉर्मली देते नहीं है। और सीसा डीसा कंपलसरी किया हुआ रहना चाहिए। सीसा डीसा अगर नहीं रहेगा तो फिर मतलब बैंक ऑडिट वगैरह देते हैं, तो इस पर बहुत एक्सपेंसिव को जाना पड़ता है तुमको जब भी इसका अटेंडेंस भी लोग बनाते हैं। तो उन लोग का एम्पेयरमेंट करना पड़ता है कि तुम लोग अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर करो। बाद में उस पर से तुम लोग को वो लोग सिलेक्ट करेंगे। बाद में उन लोग को जाके मीटिंग वगैरह होता है, वहाँ पे लोग वो पूछते हैं कि आपने पहले कौन सा बैंक का ऑडिट किया है, कितने साल के लिए किया है, और कौन से कंपनीज का ऑडिट किया है वगैरह। तो दोनों का पार्टनर्स कितने हैं, कितने साल पुराने हैं, यानी सीए कभी बने, कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, फॉर्म कितना पुराना है वगैरह, उसका डिटेल वगैरह पूछते हैं। और बाद में दोनों को वो लोग बैंक ऑडिट वगैरह असाइन करें, वैसा रहता है। इसके लिए फॉर्म बड़ा दिखना चाहिए। ओके, तो नेशनलाइज बैंक का जो है वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिख रहा है कि नहीं, वो उस पर लिखना है। जो बैंक के ट्रांजेक्शन है वो विद इन द पावर हुए कि नहीं, बैंक को जितना पावर दिया है आरबीआई ने वो पावर के अंदर ने ट्रांजेक्शन किया कि नहीं। जैसे अगर कोई क्लाइंट है, उसको बैंक ने 50 लाख का बैंक ऑर्डर सेंक्शन कर, लेकिन आरबीआई के रूल के हिसाब से एक क्लाइंट को सपोज 30 लाख ही अलाउड है,
तो वो केस में ऑडिटर को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि आरबीआई के रूल के हिसाब से जो 30 लाख का लिमिट अलाउड था, बैंक ने वो लिमिट को क्रॉस करके 50 लाख कर दिया। सपोज आरबीआई ने बोला है कि 6 महीने से ज्यादा ओवरड्राफ्ट नहीं देने का, तो बैंक ने 8 महीने के लिए दिया, वो भी रिपोर्ट मिलेगी। सपोज आरबीआई ने बोला है कि इतने अमाउंट के लिए कंपलसरी गारंटी या सिक्योरिटी लेने का, बैंक ने विदाउट गारंटी या सिक्योरिटी लोन दे दिया, वो भी रिपोर्ट। तो जो आरबीआई ने रूल्स रेगुलेशन बनाया, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने रूल्स रेगुलेशन बनाया, बैंक ने उसके हिसाब से काम नहीं किया, तो वो सब चीज ऑडिट रिपोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोगों का पैसा है यहाँ पे। अगर बैंक रिस्क लेगा और लोगों का पैसा डूब गया, जैसे नीरव मोदी के केस में हुआ कि नीरव मोदी भाग गया, तो ये पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर के ऊपर क्लेम आया कि तूने इतना बड़ा अमाउंट का लोन दिया कैसे, सिक्योरिटी क्यों नहीं रखा, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, आरबीआई को रिपोर्ट क्यों नहीं किया वगैरह। तो उसके ऊपर वो सब क्लेम्स आया। तो अगर वो इनोसेंट है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि देखो ये डॉक्यूमेंट पे एविडेंस है। ठीक है, लेकिन अगर प्रूव नहीं कर पाया तो वो तो जाएगा ही, मैनेजर तो जाएगा ही, साथ में ऑडिटर भी जाएगा कि तूने रिपोर्ट क्यों नहीं किया। जब मैनेजर ने गलती किया, या तो उसे पैसा खाया रहेगा या कुछ भी किया रहेगा, लेकिन ऑडिटर ने वो क्यों बताया नहीं अपना ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर भी जाए। उसके लिए बैंक ऑडिट जितना पैसा दिखता है, रिस्क भी उतना है। कोई भी अगर एक भी क्लाइंट अगर ऐसा निकला डिफॉल्टर, तो गया ऑडिटर बुरी तरह मरेगा। कैंसल। चलो नेक्स्ट, अगर दूसरे ऑफिस या ब्रांचेस का ऑडिट दूसरे को सीए ने किया है, तो उसका रिटर्न्स इसके पास आना चाहिए, उसका ऑडिट रिपोर्ट वगैरह आना चाहिए, जो ये अपने रिपोर्ट में ऐड करेगा। और और भी कोई अगर मैटर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो ऑडिट रिपोर्ट में ऐड करने को बोल सकता है। इसमें जो रेगुलर मैटर्स है, जो सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट में बोला है, वो तो आएगा ही, वो तो कवर करना ही है। उसके अलावा कुछ और एडिशनल मैटर्स भी आएगा जो इसको रिपोर्ट में कवर करना पड़ेगा। अभी आगे वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट मत करो। द ऑडिटर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स एज वेल एज देयर ब्रांचेस आर रिक्वायर्ड टू सबमिट लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट LFAR ऑन वेरियस मैटर्स स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। यानी कि जो कंपनीज एक्ट का रेगुलर जो फॉर्मेट में जो ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट है, वो तो रहेगा ही। उसके अलावा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, नाम ही लॉन्ग फॉर्म है, यानी कि इमेजिन करो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट रहेगा। वो लिस्ट का आंसर उसको लिखना है यस नो में, कि ये फॉलो हुआ यस, ये फॉलो हुआ नो। नो तो क्यों फॉलो नहीं हुआ, उसका रीजन। ठीक है, ये अमाउंट कितना है, ये रेशियो कितना है, वो पूरा डिटेल वालों को लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। प्री फिल्ड फॉर्म रहता है, यानी कि जस्ट अपने को ब्लैंक्स फिलअप्स फिल करना रहता है। प्रिंट निकालेगा तो ऑडिट रिपोर्ट बन के रेडी हो जाए। In addition to report, auditors of bank branches as well as central statutory auditors of the bank have to furnish or issue various certificates as required by RBI and other regulations. RBI कुछ और सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मंगवा सकता है ऑडिटर के पास कि ये भी सर्टिफाई करके दे दे। ठीक है, अभी ये ऑडिट करने के टाइम पे कुछ इश्यूज वगैरह सामने आता है। तो इश्यूज क्या क्या है, तो जनरल इश्यूज पहला अंडरस्टैंड द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट। हर एक बैंक का वर्किंग अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे कुछ प्राइवेट बैंक है, उसमें ऐसा है कि तुम लोग जस्ट वो कंपटीशन इतना टफ है कि अगर कोई क्लाइंट आते रहेगा ना, तो सामने से एम्प्लॉय बुलाता है, आओ अंदर वेलकम करेगा, सूट बूट में रहेगा, मस्त इंग्लिश बोलते रहेगा। क्लाइंट देख के डर जाएगा कि अरे मैनेजर ये आया कि क्या, लेकिन वो रहता है नॉर्मल एम्प्लॉय। तो वो बुलाएगा अंदर, अंदर बुलाएगा, हमें पूछेगा पहले तो ग्रीटिंग वगैरह, कैसे हो आप वगैरह, पानी वगैरह लेके आएगा, चाय वगैरह पूछेगा, मैंने पूछेगा क्या काम है आपको, तो उन्होंने बोलेगा चेक डिपॉजिट करना है, तो अपने साथ आएगा, काउंटर तक लेके जाएगा, वहां पे छोड़ देगा कि चलो अभी आप चेक भरो। इवन कुछ जगह पे तो ऐसा भी है
कि वो तुमको फॉर्म भी फिल करके देगा, उतना फैसिलिटीज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। कुछ बैंक ऐसे भी है कि तुमको सिर्फ फोन करने का, वो लोग घर पे भेज देते हैं, आप आओ मत, हम लोग चेक आपके घर से लेके जाए, हम लोग पूरे डिपॉजिट करें। पासबुक अपडेट करना है, आपके घर से पासबुक लेके आएगा, फिल करके आपको वापस देके भी जाए, उतना फैसिलिटी। ठीक है, तो जस्ट बोलने का वो लोग काम करने को तैयार है। अब ऐसे बैंक पे मीन्स बैंक पे इतना कंपटीशन हो गया कि लोन के लिए भी ये लोग जस्ट जाके बोलने का, होम लोन चाहिए, आओ आओ बैठो, बैठा रहेगा। ठीक है, कितने का चाहिए, इनकम पूछेगा, हम लोग आपको इससे भी ज्यादा का देते हैं, ले लो आप, सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए आपका, विदाउट सिक्योरिटी देते हैं। ऐसा करके सीधा लोन पकड़ा देते हैं, क्योंकि लोगों को कस्टमर्स की कमी है, कंपटीशन बहुत है, बैंक्स इतने सारे हो गए प्राइवेट से लेके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कि वो लोग क्लाइंट के लिए मर रहे। टारगेट दिया हुआ है एम्प्लॉइज को कि इतने क्लाइंट ढूंढ के लेके आओ वरना जॉब से निकाल देगा, तो लोग लेके आते ढूंढ के। ठीक है, और इस पे कभी कभी ऐसा होता है कि जो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन है वो लोग फॉलो नहीं करते क्योंकि टारगेट है। ठीक है, तो ये चक्कर में अपने को पहले बैंक का एनवायरनमेंट चेक करना है, वो लोग कितने रिस्क में काम कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये अपने को चेक करना है। जहाँ पे ऐसा सिचुएशन रहेगा वहाँ पे ऑडिट प्रॉपरली करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, एसबीआई, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कस्टमर्स ही इतने हैं कि हम लोग से मैनेज नहीं हो रहा है, नए कस्टमर नहीं आएंगे तो भी चले, पुराने कस्टमर्स ही हमारे हमारे जो मोर देन सफिशिएंट है। ऐसा है। तो वो लोग के पास क्लाइंट की कमी नहीं है, तो वो लोग वो सब रूल्स रेगुलेशन ब्रेक करके लोन दो वगैरह वो लोग नहीं करते। लंबा चौड़ा प्रोसेस रहेगा, क्लाइंट जक मार के वो सब प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नहीं चाहिए लोन, जाओ तुम लोग, प्रोसेस फॉलो यही करना पड़ेगा, और कोई वे नहीं है। तो वहां पे ऑडिट करने के टाइम पे उतना रिस्क नहीं रहता, क्योंकि उन लोगों को पता है कि लोग रूल्स रेगुलेशन के बाहर जाते ही नहीं, क्लाइंट छोड़ देंगे लेकिन रूल नहीं तोड़ेगा। वैसे तो रिस्क असेसमेंट अपने को चेक करना है। तो उसके सेकेंड लेवल में लिखा हुआ आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क, डेवलप द ऑडिट प्लान। ठीक है, चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड एड्रेस द स्पेसिफिक रिस्क। तो पॉइंट नंबर 1 में 3 से 4 पॉइंट बना दिया, तुम लोग ये पॉइंट नंबर 1 को स्प्लिट करोगे 3 से 4 पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग प्रोसेस, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो। अभी हर बैंक का अकाउंटिंग कंप्यूटराइज है और हर बैंक का खुद का कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, तो पहले तो ऑडिटर को भी वो सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट करने से पहले एंट्री कौन से फॉर्म में एंट्री पास करता है वो उसको पता रहना चाहिए ना, तो उसको सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग लेने के बाद में वो ऑडिट वगैरह कर पाएगा। सबका अलग अलग रहेगा, सबका अलग अलग, कॉमन सॉफ्टवेयर नहीं है, कस्टमाइज है, सबका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। सामने पैसा उतना मिल रहा है ना, क्योंकि एक बार वो सॉफ्टवेयर सीख लिया, बाद में अगर 3-4 साल के भी काम मिला तो वर्थ है ना वो। और सॉफ्टवेयर में मेजर एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है। एक बैंक का सॉफ्टवेयर सिखाना, तो नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, जैसे ऑरेकल कंपनी है, एसएपी है, टीसीएस है, ऐसे बड़े बड़े कंपनी से लोग अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो अगर टीसीएस ने अगर एसबीआई का सॉफ्टवेयर बनाया, बाद में टीसीएस को अगर बैंक ऑफ इंडिया का भी सॉफ्टवेयर बनाने का आया, तो सिमिलर नेचर का बनाएगा, कि वो लोग ड्रास्टिकली कुछ R&D नहीं करेंगे। एक बार उन लोग का एक्सपीरियंस मिला तो सिमिलर सॉफ्टवेयर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, जो लोग को कस्टमाइजेशन वगैरह चाहिए वो करवा के वो लोग सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे। अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, ये मैं तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे अगर सपोज तुमने फंड ट्रांसफर नेट बैंकिंग में गए, फंड ट्रांसफर का तुमने फॉर्म डाला, ओपन किया, वहां पर उन्होंने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, तुम लोग को किसको फंड ट्रांसफर करना है वो पहले से कंपलसरी सेव करना पड़ता है। ये जीपे जैसा नहीं है कि डायरेक्टली मोबाइल नंबर डालो और हो जाता है। तो अगर तुम लोग RTGS या NEFT कर रहे हो तो तुम लोग का पहले से ऑलरेडी पे तुमने सेव करके रखा रहेगा, पे सिलेक्ट करोगे, अमाउंट डालोगे, तुम लोग सबमिट करोगे। ठीक है, तो जैसे ही सबमिट करोगे ना, तो पहले सिस्टम खुद बैंक बैलेंस के साथ मैच करेगा, और अगर उतना बैंक बैलेंस नहीं है तो पॉपअप आएगा
इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पेमेंट सिस्टम है वो बैंक बैलेंस को चेक ही नहीं कर, समझा। अब हमें ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे तो वो फंड ट्रांसफर करेगा, बाकी नहीं करेगा वगैरह। तो ये सब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हर बैंक का खुद का रहता है। कुछ बैंक का बहुत जबरदस्त है, कुछ बैंक का बहुत वीक है। एसबीआई वगैरह बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन वो लोग का ये इनोवेशन बहुत अच्छा है। जैसे जो कीपैड आता है जहाँ पे अपन वो अपन ओटीपी वगैरह डालते हैं, वो कीपैड में नंबर्स हर बार चेंज होते हैं। तो ऐसे नहीं रहेगा 1 2 3 4 वगैरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाद में लास्ट पे 0, ऐसा कीपैड नहीं आता है। कीपैड आता है, उसपे नंबर्स रहते हैं और हर बार वो नंबर्स का पोजीशन चेंज होता है। तो अगर कोई पीछे खड़ा हुआ है चुपके से देख रहा है, अपन नंबर डाला, उंगली कहाँ पे गया है, वो उसे देख लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो सेम मोबाइल चोरी किया और वो टाइप करने को गया है, तो कीपैड ही चेंज हो गया था, तो नंबर वो आएगा ही नहीं, उसको नंबर देखना पड़ेगा। वैसे तो ऐसा इनोवेशन, काफी इनोवेशन ये लोग करते हैं, अच्छा अच्छा सिस्टम चलो, डेवलप अ डिटेल ऑडिट प्लान, डिटरमाइन द ऑडिट मटेरियलिटी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो चेक करो। एक बेसल फ्रेमवर्क आया था, बेसल कमेटी आया था, बेसल कमेटी के मल्टीपल रिकमेंडेशन है, तो वो रिकमेंडेशन हमने को चेक करना है। तो उन लोग के बेसल कमेटी का वर्किंग कैपिटल में आया रहेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हमें टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वगैरह आया था बेसल कमेटी। जाना दे। ओके, अब स्पेसिफिक इश्यूज यहाँ पे स्पेसिफिक मैटर्स के बारे में बता रहे हैं। एडवांसेस यानी कि लोन्स, जो उन्होंने लोन्स दिया, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करो, ठीक है। सब्सिडरी रजिस्टर्स लेजर्स वगैरह चेक करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट्स जो हुआ रहेगा वो चेक करो, और रिकवरी के लिए बैंक क्या सिस्टम फॉलो कर रहा है, अगर वो ओवर ड्यू है, पैसा नहीं आ रहा है, तो रिकवरी के लिए बैंक ने क्या एक्शन लिया है। कैश इन हैंड के लिए अगेन इंटरनल कंट्रोल कॉमन पॉइंट, बैंक ब्रांच चेक करो, फिजिकली कैश को काउंट करो, ठीक है। अगर फॉरेन करेंसीज है तो वो भी फिजिकली चेक करो, मार्केट का रेट क्या है, डॉलर्स का रेट क्या है, वो दोनों को चेक करना पड़ेगा। बैलेंस विथ आरबीआई, तो सर्टिफिकेट आरबीआई की तरफ से कि उसके पास कितना बैलेंस है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर बैलेंस मिसमैच है तो, बैलेंस विथ अदर बैंक, ये सब बैलेंस शीट आइटम्स है, तुमको याद आ रहा है क्या, बैलेंस शीट में ये सब था। तो रिकंसिलिएशन अगर बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो जैसे बीआरएस बनता है, तो बैंक का भी दूसरे बैंक में अकाउंट है तो उसके साथ बैलेंस मैच करो। लार्ज ट्रांजेक्शन्स वगैरह रहेगा तो वो दोनों को चेक करना है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस सभी में कॉमन, ऑथोरिटी, इंटरनल कंट्रोल, फिजिकल बैलेंस, ये अपने को तीन चीजें चेक करना है। फिक्स्ड एसेट का भी सेम, बोरोविंग अगर वो ने बोरो किया है तो आरबीआई के लिमिट के हिसाब से बोरो किया कि नहीं, बीच बीच में आरबीआई को डालते रहने। डिपॉजिट्स, कैपिटल, रिजर्व, बिल्स पेबल, कंडीशन लायबिलिटी, बिल फॉर कलेक्शन, ट्रेजरी एंड ऑपरेशन, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा रीड करके जाना, कॉमन पॉइंट्स लिख के आना, एक दो स्पेसिफिक पॉइंट लिख देना। आरबीआई डाल के आने का बीच में। ओके चलो, अभी ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब दो टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटीज आते हैं, एक आता है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक आता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जिसका ऑपरेशन एक ही स्टेट के अंदर है। तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट करके महाराष्ट्र में एक्ट है, और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट करके एक सेंट्रल एक्ट है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज मल्टीपल स्टेट में ऑपरेट होता है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर होगा।
और जिसका एक ही स्टेट में ऑपरेशन है वो वही स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो। हर स्टेट का अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है। तो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, गुजरात का गुजरात का है। ठीक है, जो स्टेट एक्ट के अंदर कवर होता है उसका फॉर्मेट वो एक्ट खुद बताता है, और मल्टी स्टेट का फॉर्मेट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ने दिया है। तो दोनों को वो चेक करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलग अलग टाइप है। एक आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देखो दूसरे पैराग्राफ में लिया। एक आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, एक अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सबसे फेमिलियर तुम लोग का, जो तुम लोग का सोसाइटी है बिल्डिंग, उसका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में काउंट होता है। उस पर कौन मेंबर बनेगा? जो फ्लैट लेगा और सोसाइटी का शेयर खरीदेगा वो उसका मेंबर। उसके अलावा बाहर वालों को कोई फैसिलिटी नहीं, यानी कि अगर बाहर वाला आके कार पार्किंग करेगा तो हकल दिया जाए, उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो कंपलसरी मेंबर्स के लिए रहता है, मेंबर से ही पैसा कलेक्ट करता है, मेंबर के लिए ही खर्चा करता है, बाहर वालों के लिए कुछ नहीं। ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें तो उनको मेंबर बनना पड़ता है, और मेंबर बनने के बाद ये अपना बस स्टॉप है, वो बस स्टॉप के साइड में ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों को दिखाई देगा। एकदम पुराना स्ट्रक्चर, एकदम पुराना, ऐसा बोलते हैं ना कि ब्रिटिश के टाइम का स्ट्रक्चर रहेगा वैसा दिखाई देगा, और एकदम सब धूल खाता हुआ चीज वहां पे से पड़ा रहेगा। तो बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, सब मेंबर्स भी वैसे ही है, वो लोग जाते हैं वहां पे मेंबर रहते हैं, और वहां पे सस्ते भाव में चीजें मिलती। अब पहले ऐसा था कि डीमार्ट वगैरह वो सब अभी अभी आए, ये सब पहले नहीं था। तो ये लोग कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर रहे थे, वो लोग बल्क में गुड्स खरीदेंगे और अपने मेंबर्स को ही बेचेंगे सिर्फ, और कम भाव में बेचेंगे। तो वैसा होता कंसेप्ट, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये वो मोमो वाले नाम है, लाइब्रेरी के नाम में बैंक है ना। वो कोऑपरेटिव बैंक हुआ, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बैंक नहीं है, ये गुड्स बेचे। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक पूरा कंसेप्ट अलग है। अब वो कोऑपरेटिव बैंक में देखो, तुम लोग ने देखा रहेगा, जैसे सारस्वत बैंक के नीचे देखना, वो लोग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी करके लिखते, कोऑपरेटिव बैंक करके लिखते। तो कुछ ऐसे बैंक है जो नेशनल लेवल पे मल्टीपल स्टेट में, और कुछ बैंक है वो लोकल लेवल के। ठीक है, तो मेजर जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें बनेगा तब तक पैसा रखने का नहीं जाता, बनेगा तब तक उसको अवॉइड ही करने का, उस पर अकाउंट ओपन करने का ही नहीं। लेकिन अगर सपोज छोटा सा बिजनेस है, ज्यादा कोई टर्नओवर वगैरह नहीं है, 5-10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार तक का है, तो तुम लोग ने वहां पे अकाउंट ओपन कर लिया तो ठीक है। बाकी ज्यादा पैसा एफडी वगैरह इसको बनाने का नहीं, कभी उठ जाएगा ना पता नहीं। क्योंकि इस पे कोऑपरेटिव बैंक पे ऐसे रहता है कि उनका कमेटी मेंबर्स रहते हैं, और वो कमेटी मेंबर्स वो लोग अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वो लोग को लोन दिलवाते हैं, और सामने कोई सिक्योरिटी वगैरह रहता नहीं, लोन का डिफॉल्ट होता है, तो बैंक का इनफ्लो बंद हो गया, सामने डिपॉजिट वाले पैसा विड्रॉ करने को आते हैं। अरे बैंक के पास पैसा आया ही नहीं तो दोनों को पैसा देंगे कहाँ से? तो वो घोटाले का नाम में वो बैंक का नाम आ गया, एक बार घोटाले में नाम आ गया बस बैंक को ताला लग जाता है। अब आरबीआई बीच में इंटरफियर करता है, तो आरबीआई ट्राई करते हैं कि दूसरे बड़े कोऑपरेटिव बैंक या प्राइवेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक वो लोग को बोलते हैं कि तुम लोग ये बैंक को टेक ओवर कर वैसे। तो वो लोग ये बैंक्स को टेक ओवर कर लेते, अगर टेक ओवर हुआ तो उसको कितना टाइम लगेगा वो बोल नहीं सकते, 2 साल 3 साल 4 साल वगैरह। तो टेक ओवर होने के बाद में जो दूसरे बैंक ने टेक ओवर किया ना वो लोग को फाइनेंस देता है, और उस पे से जो लोग ने एफडी सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में पैसा रखा था वो लोग का पैसा वो लोग वापस रिटर्न करते। लेकिन अगर टेक ओवर हुआ ही नहीं तो डूब गए, वो रूपी कोऑपरेटिव बैंक वगैरह ये सब का यही किस्सा है, उड़ गए वो लोग, उड़ गए तो दूसरे बैंक ने टेक ओवर ही नहीं किया, तो जो भी पैसा था वो सबका डूब गया। हम्म, वो बीच में जो बैंक्स का मर्जर हुआ वो तो अलग मैटर था। तो उसमें मोदी गवर्नमेंट ने से बोला कि जो ये बैंक्स है
ये लोग का मेनली साइबर सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे देना बैंक वगैरह, तो छोटे लेवल के बैंक्स। तो साइबर सिक्योरिटी का एक मेजर इश्यू गवर्नमेंट के सामने आ गया है कि साइबर फ्रॉड वगैरह भी बहुत हो रहा है। हैकर्स तुरंत बैंक के साइट पे घुसते हैं और बहुत क्रोर्स ऑफ फंड्स उड़ा के भाग जाते हैं और ये लोग पकड़े भी नहीं जाते। तो इसके लिए बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, स्पेशली साइबर लेवल पे स्ट्रांग बनाने के लिए, उन्होंने बोला कि छोटे छोटे बैंक को मर्ज कर। जब ये लोग बैंक बड़ी हो जाएगी ना, तो एक बड़ा आईटी फर्म्स को अपन अपॉइंट करेंगे, जैसे टीसीएस हो गए, और वो लोग से पूरा एक सिक्योर्ड आईटी सिस्टम सेटअप कराए। तो इससे साइबर क्राइम वगैरह कम होना चाहिए। तो मेन पर्पज वो था कि साइबर क्राइम वगैरह को कंट्रोल में लाए, क्योंकि बैंकिंग चैनल बहुत रिस्क में आ गया। चलो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है, काफी पुराना एक्ट है। उसने कुछ प्रोविजंस दिया है। एक रजिस्ट्रार अपॉइंट होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का रजिस्ट्रार अलग रहता है। एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी, वो कंपनीज का रजिस्ट्रार। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग से रजिस्ट्रार रहता है। वो रजिस्ट्रार ऑडिट करवाता है, ठीक है। तो जो कमेटी मेंबर्स है वो लोग ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, और ऑडिटर अपॉइंट करके हमें वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वो लोग इन्फॉर्म करते हैं कि हमने ये ऑडिटर को अपॉइंट किया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। वो ऑडिट रिपोर्ट सोसाइटी को सबमिट करता है, और सोसाइटी वो रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है रजिस्ट्रार, ठीक है। जिसका ऑडिट नहीं हुआ, रजिस्ट्रार उसके ऊपर एक्शन लेता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में दिया देखो, रजिस्ट्रार मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर दिस एक्ट। चलो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर का क्वालिफिकेशन वगैरह। तो पहला है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, जनरली, ठीक है। लेकिन स्टेट एक्ट के हिसाब से स्टेट कोई और बंदे को भी अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट वो ऑडिटर के हिसाब से अलाउ कर सकता है। महाराष्ट्र में जीडीसीए करके कोर्स है, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स। ये देखो थर्ड लाइन में लिखा है जीडीसीए। जिसने ये कोर्स पास किया, इवन दो वो सीए नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर सकता। कोऑपरेटिव बैंक्स का नहीं कर सकता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सबका वो ऑडिट करता है, जीडीसीए। बहुत सारे लोग उसमें करियर बना दे, क्योंकि डोंबिवली में ही गिना, तो डोंबिवली का तो स्ट्रक्चर ही ऐसे बना है कि एक छोटा सा वो लैंड मिला ना, वहां पे भी वो लोग सोसाइटी खड़ा कर दी। तो इतने सारे बिल्डिंग्स है। तो अगर अपन जेडीसी का कोर्स कर लिया, एक ऑफिस डाल दिया, और अच्छे से प्रॉपर सिंसियरली काम किया, तो अपने को बहुत सारे सोसाइटी का ऑडिट मिल सकता है, ठीक है। और ऑडिट कभी करना रहता है साल ईयर के एंड में। तो बाकी टाइम तो अपन फ्री है, तभी अकाउंट्स वगैरह का काम ले लो। बोलो कि अकाउंट्स भी अपन लिखेंगे, ऑडिट भी अपन ही करेंगे, ऑफिस डाल दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये फील्ड में इनकम ज्यादा नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। तो लोग मेंटेनेंस कलेक्ट करते हैं, और वो मेंटेनेंस के पैसे से अकाउंट्स और ऑडिट भी करवाते हैं। तो लोग ज्यादा पैसा नहीं देते। तो जैसे कंपनी के ऑडिट में भर भर के पैसा आता है लैक्स में, वैसा यहाँ पे नहीं रहता है, कुछ थाउजेंड्स में रहता है। तो इनकम ज्यादा नहीं मिलता, तुम लोग को काम बहुत सारा मिलना चाहिए, तो तुम लोग अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर पाओ। बाकी 5-10 सोसाइटी का काम मिल गया, उसके बाद अपना प्रैक्टिस सक्सेसफुली नहीं चले, तो उनके पास अच्छे खासे सोसाइटीज का काम रहना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है ना कि मतलब मैं प्रैक्टिस ही नहीं रहे जॉब पे जेडीसीए के साथ तुम लोग जॉब कर सकते हो। तो जेडीसीए कोर्स जिसने किया है वो ऑडिटर बन सकता है, या तो अ पर्सन हु इज सर्व्ड एज एन ऑडिटर इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट,
ठीक है, अगर अगर उसने काम किया है तो उसको भी अलाउ कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जनरली जेडीसी और सीए ये दो लोगों को अलाउ है। सीए में बीच में ट्राई कर रहा था कि इसमें सीएमए को भी डाल दो सीए के साथ, ठीक है, तो वो चल रहा है। कुछ स्टेट ने अलाउ कर दिया, कुछ स्टेट का भी परमिशन आना बाकी है। चलो अभी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? तो अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहेगा, ठीक है। और ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार ये ऑडिट करेगा और उसका रिपोर्ट भी रजिस्ट्रार को सबमिट करेगा। ऑडिट फीस कौन पे करेगा? तो सोसाइटी पे करेगा। इसका स्टैट्यूटरी स्केल डिसाइड हुआ है कि मैक्सिमम फीस कितना रहेगा, उससे ज्यादा फीस हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स उसका वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे फीस डिसाइड होता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का कुछ परसेंटेज उसका फीस रहता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन कौन से फॉलो करना है? तो इसमें कैश बुक, जनरल लेजर तीसरे लाइन में लिखा है देखो, पर्सनल लेजर, स्टॉक रजिस्टर, प्रॉपर्टी रजिस्टर, ये सब रजिस्टर्स ये लोग को मेंटेन करना पड़े। नीचे डिटेल में दिया हुआ है। कैश बुक वो कैश का एंट्रीज को कवर करेगा, स्टॉक रजिस्टर स्टॉक का एंट्रीज को कवर करेगा। स्टॉक ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा उसके स्टॉक रजिस्टर रहेगा, ठीक है। असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट का एक रजिस्टर रहेगा, ये सभी सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है। फिक्स डिपॉजिट का एक रजिस्टर रहेगा, ये बैंक्स के लिए एप्लीकेबल, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। और रजिस्टर ऑफ श्योरिटीज, ये क्रेडिट सोसाइटीज जो रहते हैं ना, जो लोग लोन्स देते हैं तो लोग श्योरिटी मांगते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल वेंकट ने लोन लिया, उसको बोले कि तू कोई श्योरिटी लेके आ, गारंटर जो बोलते हैं वो। तो सपोज मैं उसका गारंटर बना तो मेरा एग्रीमेंट होगा बैंक के साथ कि मैं गारंटर बन रहा हूँ वेंकट के बिहाफ पे, तो उसका एक रजिस्टर रहेगा, वो रजिस्टर अपने को चेक करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन इन शेयर होल्डिंग, यहाँ पे दोनों किसी को भी शेयर होल्डर नहीं बना सकते, ठीक है। तो दोनों का शेयर होल्डर बनने का एलिजिबिलिटी रहता है, और शेयर होल्डर बनने का एक ही वे है, दोनों को शेयर खरीदना पड़ेगा और शेयर का मैक्सिमम वैल्यू 1,000 रुपया रहे, ये फेस वैल्यू है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, पॉइंट नंबर 2, ये लाइन नंबर 2 में ही है। अकॉर्डिंगली नो मेंबर ऑफ द सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड मोर देन 20% of total number of shares of the society or such number of share in which the value exceeds 1,000। 1,000 रुपया या 20% ऑफ टोटल शेयर्स, उससे ज्यादा दोनों शेयर्स नहीं दे सकते, समझा। सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशन उसके बाय लॉ में लिखा हुआ रहता, ठीक है, बाय लॉ उस पर लिखा रहता। रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स, ये लोग किसी को भी लोन नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये लोग को सिर्फ मेंबर्स को लोन देना है, ओनली टू मेंबर्स। इसके लिए जब तुम लोग ये कोऑपरेटिव बैंक्स के पास जाते हो ना लोन लेने के लिए, वो लोग तुम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग को बैंक का मेंबर बनना पड़े, ठीक है। और मेंबर कैसे बनोगे? तो बैंक का शेयर खरीदो तो उससे मेंबर बनोगे, और मेंबर बनने के बाद ये लोग लोन देगा, तब तक लोग लोन नहीं देगा क्योंकि मेंबर्स के लिए लोन अवेलेबल है, बाकी लोग के लिए नहीं। विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ये लोग दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स को भी, दूसरे सोसाइटीज को भी लोन दे सकते, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोविंग, ये लोग के ऊपर बोरोविंग का भी रिस्ट्रिक्शन है, तो बोरोविंग का जो रिस्ट्रिक्शन है वो इसके बाय लॉ में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये लोग लोन्स और डिपॉजिट्स मेंबर से एक्सेप्ट करते एज वेल एज नॉन मेंबर से भी एक्सेप्ट करते हैं,
ठीक है, उसका लिमिट बाय लॉ खुद डिसाइड करता है। इन्वेस्टमेंट, ये लोग सब जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। पैसा कोऑपरेटिव पर्पस के लिए सब लोग अपने अपने साइड से पैसा दे रहे हैं, तो ये लोग जो पैसा आएगा वो लोग सेफ जगह पे ही इन्वेस्ट कर सकते, यानी कि शेयर मार्केट में डाल दिया वगैरह नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एफडीज, आरडीज, ये सब जगह पे लोग पैसा डाल सकते हैं। और इसमें से कुछ पैसा कंपलसरी दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स में वो लोग को रखना पड़ेगा। ये लोग पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका लिस्ट दिया हुआ है। सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स पे रख सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ट्रस्ट में रख सकते हैं, स्पेसिफाइड ट्रस्ट, सिक्योरिटीज ऑफ ट्रस्ट उस पर रख सकते हैं। शेयर्स में, लेकिन टू सर्टेन एक्सटेंट, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इश्यूड बाय अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, उस पर लोग डाल सकते हैं। एनी बैंक्स, पर्सन कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस, कोऑपरेटिव बैंक्स अदर देन सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ड्यूली अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार ने अप्रूव किया है वैसे बैंक्स वगैरह में लोग रख सकते हैं। एनी अदर इन्वेस्टमेंट परमिटेड बाय रिक्विजिट अथॉरिटी। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये लोग को जो प्रॉफिट्स होगा उसमें से 25% ऑफ प्रॉफिट should be transferred to reserve fund before distribution of dividend or payment of any bonus to its members. पहले कंपलसरी 25% रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा। बैंक्स के लिए भी 25% था, कोऑपरेटिव बैंक का नहीं बोल रहा, जनरल बैंक का। वो लोग को भी डिविडेंड पे करने से पहले कंपलसरी हर साल का जो प्रॉफिट है उसका 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में डालना। या फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व करके वर्ड यूज नहीं हुआ, या फिर रिजर्व फंड करके वर्ड यूज। 25% कंपलसरी रिजर्व में डालो, बाद में तो लोग डिविडेंड पे करो, वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक, ज्यादा नहीं, ठीक है। कितना पे कर सकते हैं? और रजिस्टर में हैविंग रिगार्ड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सोसाइटी reduce the percentage of profit to be transferred to reserve fund, but in any case he cannot reduce it to less than 10% of profit of the society। यानी कि अगर 25% नहीं ट्रांसफर करना है तो मिनिमम 10% तो रहेगा ही, वो भी रजिस्ट्रार के अप्रूवल से, खुद अपने मन से नहीं। डिविडेंड कितना पे करना है दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय जनरल मीटिंग, लास्ट टाइम में लिखा है। कंट्रीब्यूशन फॉर चैरिटेबल पर्पस, ये लोग नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ नेट प्रॉफिट चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेशन दे सकते, 10% से ज्यादा डोनेशन नहीं देने, वरना मेंबर्स अपने खुद के फैसिलिटी के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और ये लोग जाके चैरिटी करके आ रहे हैं। अरे तो मेंबर खुद ही चैरिटी करेगा ना, आपके थ्रू क्यों करेगा? ठीक है, तो 10% ही मैक्सिमम चैरिटेबल पर्पस के लिए दे सकते हैं। ऑडिट कैसे करना है? तो पहला जनरल पॉइंट्स बाय लॉ गो थ्रू करो, पॉइंट नंबर 1 में, ठीक है। जैसे कंपनी में एमओए एओए रहता है, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में बाय लॉ रहता है। ओके चलो, तो रजिस्टर जो सोसाइटी का ये बाय लॉ है वो अपने को चेक करना है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स चेक करना है कि मेंबर्स कौन कौन है, उनका डिटेल्स क्या है, उनका शेयर होल्डिंग कितना है, ठीक। इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है, कॉमन पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है कि नहीं ये चेक करना है, क्योंकि मेजर जगह पे ये वीक रहता है, स्पेशली जो हाउसिंग सोसाइटीज रहता है उससे तो बहुत वीक रहता है। सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्रूव करते जाता है, जब में पैसा डालता है, कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, लास्ट में जब ये अकाउंट्स का बात आएगा या ऑडिट का बात आएगा तभी एक दिन बैठ के बिल बनाता है, अलग अलग लोगों से साइन करवाता है, पेमेंट हो गया, अकाउंट्स फाइनलाइज। चलो, ऑडिट ऑफ इनकम्स, इनकम यहाँ पे रिसिप्ट
के साथ मैच करना है, ठीक है। अगर शेयर इश्यू करके आया है तो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में उतना रिकॉर्ड हुआ क्या, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका एंट्री आया क्या, ठीक है। अगर गुड्स सेल हुआ है तो कैश मेमोस इनवॉइसेस उसके साथ मैच करो। ये किसके लिए है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसके लिए वो लोग गुड सेल करते हैं। सेल्स अकाउंट के साथ मैच करो, कैश बुक के साथ मैच करो, ठीक है। अगर लोन्स वगैरह दिया तो वो केस पे लोन एग्रीमेंट के साथ मैच, कैश बुक में एंट्री लोन रजिस्टर रहेगा, वो लोन रजिस्टर के साथ मैच करो, ठीक है। और उसका रिकवरी टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं, ये अपने को चेक कर। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या क्या चेक करना है। पहला, ऑथराइजेशन फ्रॉम मैनेजिंग कमेटी, सोसाइटी का जो मैनेजिंग कमेटी रहेगा वो लोग ने वो एक्सपेंडिचर को ऑथराइज किया है कि नहीं, बैंक पासबुक में उसका एंट्री है कि नहीं। काउंटर फॉलियो ऑफ वाउचर्स उसके साथ चेक करना है, ठीक है। कोटेशन वगैरह मंगवाना है, जहाँ पे लार्ज एक्सपेंडिचर है उसके साथ मैच करना है। जैसे बड़ा रिपेयर वगैरह नहीं करा तो कोटेशन वगैरह मंगवाना पड़ेगा। अगर लोन डिसबर्स किया तो लोन एग्रीमेंट के साथ मैच करो, बॉरोवर का रजिस्टर में एंट्री वगैरह पास किया कि नहीं उसके साथ मैच करो। रिजोल्यूशन मैनेजिंग कमेटी का रहना चाहिए बड़े एक्सपेंडिचर के लिए। और अदर पॉइंट क्या क्या है, जो ओवरड्यू अकाउंट्स है उसका 6 मंथली to 5 years रिकॉर्ड वगैरह चेक करो, कितने कितने अमाउंट ये लोन होल्डर्स है जो लोग को ओवरड्यू है, पैसा आया नहीं है, तो उसके लिए सोसाइटी ने क्या रिकवरी का प्रोसीडिंग स्टार्ट किया, ये अपने को चेक करना है। अगर कोई राइट ऑफ किया तो मैनेजिंग कमेटी का रेजोल्यूशन ये अकाउंट को थाने के ऊपर राइट ऑफ करे वो रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको अपने को चेक करना है। ओवरड्यू अकाउंट का इंटरेस्ट पीएनए में जाना नहीं चाहिए। एनपीए का अपन सीखा था ना बैंक में कि जो एनपीए रहेगा उसका इंटरेस्ट रिसिप्ट बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अगर बैड डेट से रिकॉर्ड किया तो उसका प्रॉपर ऑथोरिटी है क्या, पता चला किसी फेक दो ईएमआई बाउंस हुआ और एक बंदे ने जो मैनेजिंग कमेटी का जो मेन है हेड है सेक्रेटरी वगैरह उसे सीधा अकाउंट राइट ऑफ कर दिया, उसे रिकवर नहीं हो रहा, ठीक है। तो वैसे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उसका रिकवरी का प्रोसीडिंग फॉलो करो। फिर भी रिकवर नहीं हुआ तो रिजोल्यूशन वगैरह पास करके बाद में मैंडेट्स चार्ज करना चाहिए और इसका रिटर्न वगैरह आरओसी को जाना चाहिए। चलो अभी लास्ट एंटिटी बाकी रहा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे जो जैसे केडीएमसी है तो केडीएमसी का, बीएमसी का, पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, ये सबका ऑडिट कैसे होगा। तो सेकंड पैराग्राफ में देखो दिया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी आएगा इसमें, नगर निगम, वो दिल्ली नगर निगम मतलब म्यूनिसिपालिटी, टीएमसी जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, ये नगर पालिका, महानगर पालिका वगैरह, नोटिफाइड एरियाज, टाउन पंचायत, पंचायत वगैरह जो आता है वो, नगर पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है, ये सब इसमें काउंट होते हैं। ये सब स्टेट एक्ट के अंदर ये सब बनाया जाता है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल लेवल, ठीक है, वैसे ये रहता है। आज भी इंडिया में पंचायत का सिस्टम वैलिड में काउंट होता है, यानी कि पंच रहेंगे, पंच बोला तो 5 जन, ठीक है। तो गांव वाले वोटिंग करके 5 जन को पंचायत वो पंच करके अपॉइंट करे, उससे पंचायत बनेगा और वो लोग गाँव का वर्किंग सब मैनेज करेगा। तो गांव में इलेक्ट्रिक लाइन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना है, रोड बनाना है, लोकल टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अपने बारिश के टाइम पे होता है ना कि दबदबा आता है, ठीक है,
तो लोग नहाने को जाते हैं, तो वो गांव वाले पंचायत में रिजोल्यूशन पास कराते हैं, टिकट देने का। ठीक है, तो दफ्तर में जाना है तो पैसा दो, और एंट्री देंगे, वो भी ग्राम पंचायत में काउंट होता है। वो सब इनकम से, व्हीकल एंट्री का फीस भी रहता है, कार अंदर लेके आना है ना, पैसा पार्किंग का पैसा, पैसा दुकान लगाने का पैसा, स्टॉल लगाने का पैसा। जत्रा वगैरह का, बाद में ये अष्टविनायक वगैरह रहता है, तो वहाँ पे भी लोग उड़ा रहे थे, वहाँ पे भी एंट्री फी वगैरह। अभी ये म्यूनिसिपालिटी और पंचायत का ऑब्जेक्टिव क्या उसमें को दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, देखो नीचे। पहला, टू एंश्योर फेयरनेस एंड करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फेयरनेस और करेक्टनेस एक ही थी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये चेक करना है। रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं। एंश्योर वैल्यू ऑफ मनी इज फुल्ली रिसीव्ड ऑन अमाउंट स्पेंट। जो भी खर्चा कर रहे हैं उसका बेनिफिट लोगों को मिल रहा है कि नहीं। वरना लोग रोड बनवाते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्टर से पैसा खाते हैं, वो रोड बराबर बनाते ही नहीं, और ये लोग के अकाउंट से पैसा चला जाता है, देश में पैसा खा लिया। तो ऑडिटर का ये सब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस पे प्रोप्राइटी ऑडिट मेनली। प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है कि जो पर्पस के लिए पैसा जमा हुआ है वही पर्पस के लिए वो यूज हुआ कि नहीं, और उसका बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए। अभी क्या जनरल अकाउंट से तो तुम लोग को दिया हुआ है पॉइंट नंबर ए कि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो इन लाइन विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन, यानी कि वो लोकल अथॉरिटी रहेगा, उसका जो बायलॉ रहेगा, उसका जो रेगुलेशन रहेगा, उसके हिसाब से उसमें अपॉइंटमेंट होना चाहिए। हम लोग को अंडरस्टैंड करना है उसका रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जैसे केडीएम से रहेगा तो केडीएम से खुद का सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, तो वो अपने को पहले रीड करना पड़ेगा, बाद में अपन केडीएमसी का ऑडिट कर सकते हैं। जब तक अपने को रूल्स रेगुलेशन ही नहीं पता है तो अपन ऑडिट क्या करें। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रिजोल्यूशंस, वो लोग का जो मीटिंग हुआ वो सबका मिनट्स वगैरह अपने को चेक करना है, ताकि उसका इफेक्ट अकाउंट्स के ऊपर क्या है वो अपने को पता चले। जो गवर्नमेंट के स्कीम्स आएंगे, ठीक है, जो लोकल बॉडीज के थ्रू वो लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे, तो वो स्कीम, उसका अकाउंटिंग प्रॉपर हुआ कि नहीं और उसका बेनिफिट लोगों तक गया कि नहीं, एडिक्वेसी ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाला कि अभी दिवाली के टाइम पे गरीब लोगों को राशन दो, ठीक है, राशन शॉप के अलावा, ठीक है, तो वो दोनों को चेक करना पड़ेगा। अभी बीच में वो गणपति के टाइम पे फ्री बसेस निकाला, ठीक है, तो फ्री बसेस का पैसा कौन देगा, एसटीबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऑलरेडी पहले से लॉस में है, तो उसका पैसा कौन देगा, तो या तो स्टेट गवर्नमेंट देगी या तो लोकल अथॉरिटी देगी। तो उन्होंने वो सैंक्शन वगैरह प्रॉपर करवाया कि नहीं, ये सब अपने को चेक करना। वरना नेता लोग वोटिंग के लिए कुछ भी करवाए, वो सैंक्शन तो रहना चाहिए ना वैसे। In-depth investigation in the areas with potential fraud, especially revenue collection, waiver scheme and casual laborers. ऐसे एरियाज में ज्यादा फ्रॉड होता है। तो रिवेन्यू कलेक्शन यानी कि टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसको केडीएमसी के अकाउंट में ला ही नहीं रहे। ठीक है, वेवर स्कीम यानी कि कुछ जगह पे ऐसे होता है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस वो लोग वेव कर रहे, तो पे मत करो, वाटर चार्जेस वेव। ठीक है, अरे लेकिन परमिशन लिया क्या तुमने गवर्निंग अथॉरिटी का वेव करने से पहले। कैजुअल लेबर्स का तो बहुत बड़ा जोर है, ऑन पेपर बहुत बड़ा बड़ा पेमेंट बताते हैं, सफाई कामगार ये वो सभी को पैसा दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोग को पैसा उतना देते ही नहीं है, बीच में कॉन्ट्रैक्टर ही पैसा खा जाता है। तो ये भी अपने को इंश्योर करना है। दूसरा, जब भी कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो उसका प्रोविजन ऑफ फंड्स रहना चाहिए। तो बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है, नेता स्पेशली
कि ये साल रोड बन जाएगा, ये साल पानी आ जाएगा, ये साल इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, अरे लेकिन उसका प्रोविजन ही नहीं है, म्यूनिसिपालिटी के पास पैसा ही नहीं है वो लाने के लिए, तो लाएगा कहाँ से? तो नेता ने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन आगे कुछ होगा ही नहीं, तो प्रोविजन ऑफ फंड होना चाहिए और वो ऑथोराइज बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहना चाहिए। ठीक है, जहां पे ह्यूज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, उसका फाइनल आउटकम जो एक्सपेक्टेड है वो जनरेट होना चाहिए और इकोनॉमिकली वो एक्सपेंडिचर होना चाहिए। चलो, तो फाइनली डिफरेंट एंटिटीज का ऑडिट अपना हो गया।